नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वर्ल्ड विशेष ज्ञान के यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के जीव विज्ञान के प्रथम पाठ जैव परक्रम के दूसरे भाग का यह वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग 40 से 80 प्लस क्वेश्चन देखेंगे। पहले भाग नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें कि 40 प्रश्न इससे पहले वाला पार्ट में हुआ है, जो भी बहुत इम्पोर्टेंट थे। और आज का यह प्रश्न उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चले बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने प्रश्न संख्या 1 है, प्रकाश संश्लेषण होता है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है। क्यों दिन में होता है? क्योंकि दिन में हमारे पास सनलाइट होता है, सूर्य प्रकाश होता है। हम लोग को सनलाइट की ज़रूरत होती है। जब भी हम लोग प्रकाश संश्लेषण देखते हैं तो प्रकाश संश्लेषण सनलाइट के बिना तो नहीं हो सकती। तो सनलाइट कब होता है? दिन में होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 हमारे सामने है। पादप में फ्लोएम संवाहक है। पादप में फ्लोएम रहता है, वह कौन सा किसका वाहन करता है, किसको ट्रांसपोर्ट करता है? तो पादप में जो फ्लोएम रहता है वह भोजन का वाहन करता है, भोजन का संवाहक ऊतक है। और यही जाइलम पूछ देता, यही अगर जाइलम पूछ देता तो जाइलम किसका होता है? जा से जाइलम, तो जा से जल। अगर जाइलम पूछता तो आप लोग आंसर करेंगे जल, और फ्लोएम पूछता तो आप लोग आंसर करेंगे भोजन। ठीक है, फ्लोएम मतलब फूड, आप लोग याद रखेंगे, फूड मतलब भोजन। फ्लोएम मतलब फा से फ्लोएम और फा से फूड, इसका आंसर भोजन। और जाइलम जा से जल और जा से जाइलम। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रखेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 हमारे सामने है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अर्थात पूछ रहा, प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो ऑक्सीजन हम लोग को मिलता है, जिससे कि वातावरण में बैलेंस बना रहता है ऑक्सीजन का। तो वह किससे निकलता है, बाहर निकलता है किससे? तो वह जल के टूटने से निकलता है। जल के अणु जब टूटता है तो हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है? जल से निकलता है, अर्थात H2O। H2O टूटता है तभी हम लोग को O2 मिलता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 है। रक्त में हल्के पीले, रक्त में हल्का पीला रंग के चिपचिपा द्रव रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। रक्त में हल्के पीले कलर के चिपचिपा द्रव एक पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को प्लाज्मा कहते हैं, इसलिए 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45, प्रकाश संश्लेषी अंगक। अंगक पूछ रहा है, आप लोग ध्यान देंगे। प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक हो जाएगा हरित लवक। देखिए, आप लोग को यह प्रश्न बिल्कुल ठीक से याद रखना है। यहाँ पे अंगक बोल रहा है तो अंगक कौन सा है? हरित लवक। अगर यहीं बोलता अंग, अगर बोलता अंग तो हो जाता वो पत्ती। ठीक है, अगर बोलता अंग तो हो जाता पत्ती, और अंगक बोल रहा है इसलिए हो जाएगा हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन सा है? हरित लवक है। और अंग है पत्ती और अंगक है हरित लवक, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरित लवक प्रकाश संश्लेषी अंगक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? अर्थात वृक्क जो हमारे जो किडनी रहता है, हमारा किडनी जो रहता है, इस प्रकार से हमारा जो किडनी रहता है दो रहता है, जो जोड़े में पाया जाता है। तो यह किससे मिलकर बना है? सबसे छोटा इकाई तो वह नेफ्रॉन से बना है, नेफ्रॉन से बना है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। ठीक है, 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हमारे सामने 47 आ गया। प्रश्न संख्या 47 हमारे सामने है। प्रश्न संख्या 47 हमारे सामने है। ये देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मतलब सबसे लार्ज ग्रंथि कौन सा है? तो वह लीवर है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर। इसी को बोलते हैं हम लोग यकृत। ओके, हिंदी में कभी कभी यकृत लिखा रहता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर या यकृत, इसलिए 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 हमारे सामने है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? उसके लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, सौर प्रकाश की आवश्यकता होती है, जल की भी आवश्यकता होती है और CO2 की आवश्यकता भी होती है, लेकिन ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें ऑक्सीजन एक उत्पाद है, ऑक्सीजन इससे बनता है, ऑक्सीजन हमें मिलता है। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। स्वपोषी पोषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 है। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? देखिए, अमीबा का संरचना कुछ इस प्रकार से होता है, आप लोग बना सकते हैं, कैसे भी बना दीजिए वो अमीबा बन जाएगा। ठीक है, तो अमीबा में अगर यहाँ भोजन रहता है तो वो अपना विस्तार, अपने शरीर का विस्तार कुछ इस तरह से कर लेता है और धीरे धीरे उसे पकड़ लेता है और अपने शरीर के अंदर कर लेता है। तो यह प्रक्रिया कहलाता है कूटपाद। ठीक है, इसमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण हो गया? तो कूटपाद के द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण हो गया। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कूटपाद। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 है। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? देखिए, पौधों में श्वसन क्रिया होता है, रिस्पायरेशन, तो उसमें ADP बनता है और ADP के टूटने से एक ADP के टूटने से 30.5 किलो जूल प्रति मोल बनता है ऊर्जा। ठीक है, उतना ऊर्जा मुक्त होता है, रिलीज होता है 30.5 किलो जूल प्रति मोल। एक मोल से 30.5 किलो जूल ऊर्जा मुक्त होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे ADP का फुल फॉर्म याद रखेंगे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है। अगर ATP रहता तो वो हो जाता एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ADP है इसलिए एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, आप लोग फुल फॉर्म याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का किसके कारण बन जाता है? तो रक्त बिंबाणु, ब्लड प्लेटलेट्स के कारण रक्त है जो थक्का बन जाता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रक्त बिंबाणु के कारण थक्का बनता है रक्त, ब्लड हम लोग को जो जमता है, ब्लड क्लॉटिंग उसको बोलते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52। पाचन प्रक्रिया पूर्ण होती है। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण हो जाती है? तो आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, छोटी आंत में जब तक भोजन जाता है तो छोटी आंत में ही पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, और बड़ी आंत में सिर्फ क्या होता है? अवशोषण होता है। बड़ी आंत में सिर्फ अब्जॉर्प्शन होता है जल का। ठीक है, अवशोषण होता है बड़ी आंत में जल का। ठीक है, और पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण हो जाती है? छोटी आंत में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब बड़ी आंत में सिर्फ अवशोषण होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 53। छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को कहते हैं, वो क्या कहते हैं? छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाले ग्रंथियों के स्राव को अंतररस या फिर सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं। अंतररस या फिर सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं, इसलिए इसमें दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा, अंतररस या संकस एंटेरिकस, इसलिए बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54। एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? आप लोग बहुत इसको प्रश्न को जानते होंगे, बहुत सरल प्रश्न है। एक वयस्क मनुष्य में 32 से ज़्यादा दांत नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 32 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत सरल प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होता है? तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट में देंगे मनुष्य के हृदय में कितना कोष्ठक होता है। मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 है। स्वाद कलियां पाई जाती है। स्वाद की कलियां कहाँ पाई जाती है? आप लोग सोचिए, स्वाद हम लोग किससे जांचते हैं? तो जीभ से जांचते हैं। तो जीभ के ऊपरी सतह पर स्वाद कलियां पाई जाती है, जिससे हम लोग को स्वाद का पता चलता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन देख के भी बना सकते हैं, आमाशय में तो नहीं होगा। स्वाद हम लोग को हमेशा मुँह से पता चलता है, और जीभ मुंह में क्या रहता है? जीभ में जब टच होता है तभी ना पता चलता है। तो जीभ के ऊपरी सतह पर पाया जाता है स्वाद की कलियां, जिससे हमारा जो भोजन टच होता है तो हम लोग को स्वाद का अनुभव होता है, उसका स्वाद के बारे में पता चलता है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 57।
अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? देखिए अमाशय में 3 भाग होता है। पहला भाग यानी अग्रभाग को बोलते हैं पाइलोरिक भाग, कार्डियक। आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। पहला यानी कि अग्रभाग को बोलते हैं क्या? अग्रभाग को बोलते हैं कार्डियक, और पिछला भाग को बोलते हैं पाइलोरिक भाग, और बीच के भाग को बोलते हैं भुंडिक भाग। ठीक है, अग्रभाग को बोलते हैं कार्डियक, पिछला भाग को हम लोग बोलते हैं क्या? पिछला भाग को बोलते हैं पाइलोरिक भाग, और बीच के भाग को हम लोग बोलते हैं भुंडिक भाग। ठीक है, अमाशय के टोटल 3 भाग होता है। अग्रभाग को कार्डियक, पिछला भाग को पाइलोरिक, और बीच के भाग को क्या बोलते हैं? भुंडिक भाग बोलते हैं। इसलिए हमसे पूछा है क्या? अग्रभाग, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा, कार्डियक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। आप ये दोनों क्वेश्चन भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने 58। मुख गुहा के पिछला भाग को क्या कहते हैं? मुख जो हमारा अगर है इस प्रकार से मुख रहता है, मुख यहाँ पे रहता है, फिर यहाँ पे ये फूड पाइप रहता है, तो मुख गुहा के पिछले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो मुख गुहा के पिछले भाग को हम लोग ग्रसनी बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ग्रसनी। नेक्स्ट प्रश्न है 59। निम्नलिखित में से कौन सा जीव का मुख्य लक्षण है? बहुत ही सरल प्रश्न, पिछले वीडियो में आया था, रिपीट हुआ है। क्यों? क्योंकि ये परीक्षा में भी बहुत बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें से मुख्य लक्षण क्या है? श्वसन है। हो सकता है ये आपको 1 नंबर दे के जाए। निम्नलिखित में से कौन सा जीव का मुख्य लक्षण है? तो श्वसन मतलब रिस्पायरेशन। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी सजीव होगा वह श्वसन की क्रिया अवश्य करेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है 60। छोटी आंत एवं बड़ी आंत को जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी मुलायम रचना को क्या कहते हैं? देखिए जब छोटी आंत इस प्रकार से आया और बड़ी आंत इस प्रकार से रहता है, दोनों को बीच में जोड़ने के लिए पाए जाने वाली एक छोटा रहता है नालीनुमा संरचना यहाँ पे रहता है इस प्रकार से, और उससे ये दोनों जुड़ा रहता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिक्कम बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग सिक्कम बोलते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ता है, ये बड़ी आंत हो गया, ये छोटी आंत हो गया, तो ये दोनों को जोड़ता है, एक नालीनुमा संरचना यहाँ बना रहता है, दोनों को जोड़ता है, उसी को हम लोग सिक्कम बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है 61। छोटी आंत में भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? तो छोटी आंत में भोजन के पाचन के लिए पित्त रस भी भूमिका निभाता है। अग्नाशयी रस भी मतलब भूमिका निभाता है। पैनक्रियाटिक जूस जिसको बोलते हैं, और आंत्र रस भी भूमिका निभाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस अवस्था में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। इसमें से तीनों रस जो है अपना भूमिका निभाता है छोटी आंत में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है 62 प्रश्न, 62 नंबर। अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह प्रारूप को क्या कहते हैं? देखिए अलग अलग जगह पे हमारे शरीर के अलग अलग भाग में जाता है भोजन, तो वहाँ पे अलग अलग नाम से हम लोग बोलते हैं। लेकिन तो जब हम लोग का अमाशय में अधपचा भोजन रहता है ना, तो वह उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं काइम। अमाशय में जब अधपचा भोजन जाता है उसे ही हम लोग काइम बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। अलग अलग हमारे शरीर के अलग अलग भाग में जब जैसे जैसे भोजन पहुंचता है तो उसका नाम भी बदलता जाता है। तो जब अमाशय में अधपचा भोजन को हम लोग बोलते हैं काइम। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 63। निम्नलिखित में से कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? देखिए जब अमीनो अम्ल टूटता है तो हमें अमोनिया प्राप्त होता है। ठीक है, तो अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या प्राप्त होता है? अमोनिया। अमोनिया मतलब क्या? NH3 को ही तो बोलते हैं अमोनिया। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके स्थान पे NH3 भी लिख लेगा तो आप लोग को घबराना ना है। NH3 का मतलब ही होता है अमोनिया। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 64। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या चाहिए? क्लोरोफिल जरूरी है, सूर्य प्रकाश भी जरूरी है, जल भी जरूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल द अबव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है 65। चाइल्ड का अवशोषण कहाँ होता है? देखिए
चाइल का अवशोषण, ये भी चाइल किसका नाम है? अधपचे भोजन का नाम है, ठीक है, अधपचे भोजन का ही नाम है चाइल। तो चाइल का अवशोषण कहाँ होता है? तो चाइल का अवशोषण होता है इलियम में, ठीक है। इलियम एक भाग है हमारे क्या बोलते हैं, हमारे जो पाचक ग्रंथियां हैं उसी में से एक भाग का एक पार्ट से इलियम। इलियम में ही चाइल का क्या होता है? अवशोषण होता है, मतलब उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसमें जल इत्यादि का अवशोषण कर लिया जाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इलियम। नेक्स्ट प्रश्न है 66। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? मनुष्य के आहार नाल रहता है, यहाँ से मुख से स्टार्ट हुआ, फिर ये अथी क्या बोलते हैं, पेट स्टोमक आ गया, फिर और भी अमाशय हो गया, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत इत्यादि करके हमारे अंत तक पहुंचता है। तो अंत में बड़ी आंत के पास, बड़ी आंत की ये संरचना होती है इस प्रकार से। बड़ी आंत के पास यहाँ पे एक छोटा सा भाग लटका रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। तो वह हमारे शरीर का एक अवशेषी अंग है, अर्थात उसके बिना भी हमारा शरीर बिल्कुल सही से कार्य कर सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवशेषी अंग कौन सा है? अपेंडिक्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 67। दंत अस्थिक्षय का कारण क्या है? दांत मतलब सड़ने का कारण क्या है? तो मीठे चीज़ का खाना, हाँ, उसके कारण डायबिटीज होता है, इसके कारण सड़ता है। बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण, हाँ, बैक्टीरिया भी एसिड का निर्माण कर देता है जिससे हमारा दंत क्षय होता है। और दांतों की सफाई न करना, हम लोग ब्रश रेगुलर नहीं करते हैं तो हमारा दांत सड़ने लगता है। इसलिए सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल द एबव, यानी इसमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है 68। डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर परत। तो डेंटाइन हमारे दांत का भाग है, उसके ऊपर ये डेंटाइन हो गया, इसके ऊपर एक परत रहता है। तो इसके ऊपर ये जो परत रहता है, इसका परत क्या रहता है? कठोर परत रहता है। और तो इस परत का नाम क्या है? तो यही दांत के ऊपर क्या पाया जाता है? एनामेल, जो बहुत कठोर होता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 69। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, किसके द्वारा होता है? अर्थात तो पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण कोशिका मुख द्वारा होता है, ठीक है, कोशिका मुख द्वारा होता है भोजन का अंतर्ग्रहण। पैरामीशियम प्राणी के जैसा भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण करता है। इसलिए पैरामीशियम में पोषण को बोलते हैं प्राणी संपोषी, ठीक है। तो पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण किससे होता है? कोशिका मुख से, कोशिका मुख के द्वारा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोशिका मुख। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने 70। प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या है? देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषी इकाई पूछा है। इकाई पूछेगा तो आपको क्लोरोफिल टिक करना है, ठीक है। इकाई पूछेगा तो आपको क्या टिक करना है? क्लोरोफिल टिक करना। अगर अंग पूछता तो आपको टिक करना था पत्ता, ठीक है, पत्ती आपको टिक करना था। अगर अंग पूछता तो पत्ती हो जाता। और इकाई पूछ रहा है इसलिए हो जाएगा क्लोरोफिल। और अंगक पूछता तो आप लोग हरित लवक मारते, जगह का अवशेष के कारण नहीं लिख पा रहे हैं। अगर अंगक पूछता तो हरित लवक, अंग पूछता तो पत्ती, और इकाई पूछता तो क्लोरोफिल। ये 3 प्रश्न यहाँ से बनता है, 3 में से एक आपसे फिक्स होगा, पूछा जाएगा ही जाएगा। हमेशा आता है यह प्रश्न, अंग पूछेगा तो पत्ती मारना है, इकाई पूछेगा तो क्लोरोफिल मारना है, और अंगक पूछेगा तो हरित लवक मारना है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल। इकाई कौन सा है? क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है 71। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद, यहाँ उत्पाद होता है, मुख्य उत्पाद क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होता है? हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है, इसी को हम लोग मुख्य उत्पाद मानते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन अर्थात O2 को हम लोग मुख्य उत्पाद मानते हैं प्रकाश संश्लेषण में, इसलिए बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है 72। मैग्नीशियम में पाए जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? देखिए, हम पहले भी बताए थे पैरामीशियम में पाए जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? तो वह पैरामीशियम जो है प्राणी की तरह, किसकी तरह? प्राणी की तरह भोजन को अंतर्ग्रहण करता है, पाचन करता है और बहिष्करण करता है, तीनों प्रक्रिया करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? प्राणी संपोषी, ठीक है, प्राणी संपोषी इसको बोलते हैं, प्राणी संपोषी। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राणी संपोषी। पैरामीशियम में पाए जाने वाली पोषण विधि का क्या नाम है? प्राणी संपोषी
इसलिए डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है 73, निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? फिर से रिपीट हुआ, अंगक। अंगक किसको कहते हैं? हरित लवक को। अंग ये पत्ती को बोलते हैं अंग, प्रकाश संश्लेषी अंग बोलते हैं पत्ती को। और अंगक पूछेगा तो हरित लवक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? हरित लवक है। नेक्स्ट प्रश्न है 74, निम्नलिखित में जठर ग्रंथियां की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? जठर ग्रंथि पाया जाता है हमारे शरीर में, तो इसमें से कौन सी कोशिका रहता है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है? तो भित्तीय कोशिका, जो जठर ग्रंथि के भित्ति में किनारे में जो कोशिका रहती है वही भित्तीय कोशिका है, जो HCl को ही बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl का निर्माण करती है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 75, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? इस प्रश्न का आप लोग कमेंट में आंसर देंगे। आपका क्या कमेंट आता है मैं भी देखता हूं। बहुत ही सरल प्रश्न है, पिछले वीडियो में भी शायद रिपीट हुआ था, इसलिए इसको कहाँ देंगे? कमेंट में आंसर देंगे सभी लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 में देखते हैं, इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? बहुत बार यह क्वेश्चन देख चुके हैं, लगभग 3 बार हो चुका है। अमीबा का संरचना इस प्रकार से रहता है और ये भोजन को यहाँ पाकर अपना शरीर का संरचना कुछ इस प्रकार से बनाता है और धीरे धीरे इसे पूरा अंदर समा लेता है। यही प्रक्रिया कूटपाद कहलाता है। कूटपाद ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है 77, पेप्टोन है जो पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? ठीक है, पेप्टोन है जो पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किसके रूप में तोड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्टोन है जो पेप्टाइड को निम्नलिखित में से किस में तोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए इस प्रश्न का आंसर हम कमेंट में देंगे, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। 77 का हम लोग कमेंट चेक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 78, कोशिका के किस भाग में सजीवों का सारे गुण पाया जाता है? देखिए कोशिका के कौन से भाग में सजीवों का सारा गुण पाया जाता है? तो वो है जीव द्रव। जीव द्रव में कोशिका का एक मुख्य भाग है जिसमें कोशिका के सारे गुण उपस्थित रहता है, सारे गुण विद्यमान रहता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, जीव द्रव। नेक्स्ट प्रश्न है 79 नंबर, निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रसनी से जुड़ता है? निम्नलिखित में से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी है जो ग्रासनली से जुड़ता है? ठीक है, तो यह होता है निगल द्वार के द्वारा यह जो ग्रसनी है जो ग्रासनली से जुड़ता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निगल द्वार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 80, अमीबा का मुख्य भोजन कौन सा है? तो अमीबा का मुख्य भोजन शैवाल के टुकड़ा भी है, डाइटम भी है और एक कोशिकीय जीव भी है, बैक्टीरिया भी है। यह सभी को अमीबा है जो खाता है, सभी उसका भोजन है, इसलिए ऑल द अबव, इनमें से सभी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 है, ग्रहणी भाग है, ग्रहणी किसका भाग है? ग्रहणी किसका भाग है? इसमें इसका ऑप्शन दिया हुआ है मुख्य गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का कि बड़ी आंत का। तो ग्रासनी किसका भाग है? यहाँ क्वेश्चन में कुछ लगता है मिस टाइपिंग हो गया। ग्रासनी किसका भाग है? तो छोड़िए ये प्रश्न आज 81 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, इससे आगे भी प्रश्न है, देख लीजिए आप लोग, आपको दिखा देते हैं। इससे आगे भी प्रश्न है, 80 के बाद 81, 82 है। आज के इस भाग में हम लोग 80 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। 80 क्वेश्चन पूरे हम लोग कंप्लीट किए। पहला चैप्टर जैव प्रक्रम से। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और अगर हिंदी, संस्कृत इत्यादि इस सब विषय का भी आप लोग बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं। चैप्टर वाइज सभी चैप्टर से इम्पोर्टेंट प्रश्न निकाल कर अधिक से अधिक क्वेश्चन निकाल के आप लोग को कराया जा रहा है, जिससे आप एग्ज़ाम में एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए आप लोग चैनल को विजिट करें, अबाउट सेक्शन में जाए और ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी देखें कुछ दिन बाद।